हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पे लिखा है लेसन नंबर 2, दैनिक जीवन में नीतियाँ। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। तो ये क्लास 12th NIOS की हिंदी मीडियम में होम साइंस चैप्टर 2 है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 321। तो इस पे पार्ट 1 में पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 शुरू करने वाले। तो चलिए चैनल क्लास पे चलते सीधा। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था पारिवारिक जीवन में नीतिगत समस्याएं। ठीक है, इसके आगे का आप देख लीजिए पार्ट 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पारिवारिक जीवन में नीतिगत समस्या क्या क्या है? फॉर रूलर्स एंड रेगुलेशंस डिसएग्रीड। ठीक है, तो इसका फिगर का आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जो ना समझ में मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इरेगुलरिटी एंड लैक ऑफ पंक्चुअलिटी। मतलब आप इरेगुलर होना, मतलब कहीं पे भी आप रेगुलर नहीं हो जाना। जैसे आप स्कूल जाते हो वहाँ पे रेगुलर नहीं होना। पंक्चुअलिटी मतलब होता है समय के पाबंद ना होना। ठीक है, पंक्चुअल ना होना, किसी भी चीज़ को लेके सीरियस ना होना। तो चलिए आज इसके बारे में और जानते हैं। तो आगे देखते हैं कि अब तक हमने कार्य नीतियों व उनके महत्व के विषय में पढ़ा। आइए अब हम आम तौर पर किसी कार्यस्थल पर सामने आने वाली कुछ नीतिगत समस्याओं के विषय में विस्तार से जानें। कि काम पे जो आपकी समस्याएं आती है, जहाँ पे आप कार्य करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं या बिजनेस में, तो आप पे क्या होता है, बिजनेस में तो आप ऑनर होते हैं, पर जहाँ काम करने जाते हैं, आप जॉब पे जाते हैं, वहाँ क्या क्या समस्याएं आती है, तो ज़रा उन पर भी ध्यान दे ले। अनियमित और समय के पाबंद नहीं होते। सबसे पहले जो रेगुलर जॉब पे नहीं जाते और टाइम पे नहीं पहुंचते, उनको बहुत दिक्कत आती है, जिसकी मैं अभी तक बात कर रहा था। रुखे व कटु होते हैं, मतलब चिढ़ के बोलना, गुस्से में बोलना। ठीक है। तीसरा है अपर्याप्त ज्ञान रखते हैं, मतलब प्रॉपर ज्ञान नहीं है, फिर काम करते हैं और फिर उससे काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है संसाधनों का अपव्यय करते हैं। संसाधनों का अपव्यय मतलब संसाधन जो है उसका सही से यूज़ ना करना। नियम व कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, कि कोई भी कंपनी का घर में जैसे रहने का, मैंने पिछली क्लास में बताया था, तौर तरीके होते हैं। तो काम भी के करने की जगह पे भी आपके तौर तरीके होते हैं, जिसको आप पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए वहाँ पे कहा गया है नियम कानून का धज्जियां उड़ाना। फिर अपने कार्य का आदर नहीं करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में जो तो बताया ही था, इस क्लास में भी आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे कहीं अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, चाहे छोटा काम कर रहे हैं, चाहे बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप अपने कार्य को क्या करें? आदर करें, रिस्पेक्ट करें। कहते हैं ना, टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आप अपने काम को समय दोगे, आप अपने काम को आदर करोगे, अपने काम को प्यार करोगे, तो वो भी आपको समय देगा, वो भी आपका नाम कराएगा, आपको आदर देगा, वो भी आपको प्यार देगा। वफादार नहीं है, अपने काम के प्रति वफादार नहीं होना। आप कहते हो हम फेल हो जाते हैं, तो फेल होने का रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि आप अपने काम के प्रति वफादार नहीं होते। तो चलिए, सबसे पहले जो टॉपिक है अनियमितता व समय के पाबंद ना होना, इसके बारे में हम एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। अनियमितता व समय की पाबंदी ना होना ऐसा समस्याएं हैं जिन्हें आप किसी भी कार्य स्थिति में अक्सर देखते हैं। अपने चारों ओर देखें, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो सवेरे देर से उठते हैं और अपने बच्चों को स्कूल देर से भेजते हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों को समुचित आहार ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि देर से उठना, देर से बच्चों को स्कूल भेजना, तो वो प्रॉपर खाना बना ही नहीं पाएंगे, तो समुचित आहार वो दे ही नहीं सकते। और जिनके अनियमित व्यवहार के कारण व समय की कदर ना करने के कारण उनके घर भी अव्यवस्थित रहते हैं, क्योंकि आप टाइम पे कुछ भी नहीं करोगे तो आपका घर भी क्या होगा? अस्त व्यस्त रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य से अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतने काम पेंडिंग रहेंगे कि आपको अपने काम निपटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? छुट्टी रहेगी, छुट्टी करनी पड़ेगी। इनमें से अन्य दफ्तर देर से आते हैं, वे अपना अधिकार समझकर दफ्तर से घर भी जल्दी ही चले जाते हैं। क्या होता है, ऐसे लोग क्या करते हैं? दफ्तर तो लेट आते ही है और दफ्तर से घर भी जल्दी चले जाते हैं, जिससे उनका खुद का दफ्तर हो। कुछ कार्यकर्ता काम के समय अपने स्थान से ही नदारत रहते हैं। ठीक है, कई तो लापरवाह होते हैं जो अपने काम के जब होता है तो अपनी सीट पे होते ही नहीं हैं। आप भी ऐसी घटनाओं के साक्षी अवश्य रहेंगे, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। तो मान लीजिए आप
बैंक गए हैं तो बैंक में एम्प्लॉय नहीं है। अब डॉक्टर के पास गए हैं तो फिर आप डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर ही गायब है, ठीक है। या किसी कंपनी में आप किसी एम्प्लॉय से काम लेने गए तो एम्प्लॉय गायब है। तो ये बहुत किसी को जनरल बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट में हर जगह पे ऐसे ऐसे एम्प्लॉय मिल जाते हैं, ठीक है। आप भी ऐसी घटनाओं के साक्षी अवश्य रहे होंगे, जब बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन व बिजली दफ्तर के काउंटर क्लर्क के देर से आने के कारण या स्थान से नदारद रहने के कारण जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कार्य का अनुशासन भंग कर देता है। सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से क्या होता है कि और जो काम है सबके काम पेंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी तो कर रहा है, बाकी जो उसके आगे पीछे के एम्प्लॉय हैं उनके भी काम को डिस्टर्ब होता है और गलत उदाहरण पेश करता है। क्योंकि एक दिन तो वो कर रहा है, जब वो बच जाएगा तो उसको देख के दूसरे भी सोचता है कि छोड़ना कुछ नहीं होने वाला, और यही सबकी कहानी हो जाती है। फिर वह साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने संगठन की प्रतिष्ठा भी धूमिल कर देता है। जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या आप अपनी पढ़ाई में और पाठ के अभ्यास में नियमित हैं? क्या आप बताइए कि आप अपने पढ़ाई में या पाठ के अभ्यास में नियमित है? क्या आप रेगुलर डेली पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं? ठीक है। यदि आप अनियमित है तो अपना परीक्षा में अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखो, बुक भी आपको कह रहा है कि आप अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि आपका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा और आप अप्रसन्न रहेंगे, मतलब आप अपने रिजल्ट को देख के दुखी रह जाएंगे। कई फेल होने वाले विद्यार्थी क्या कहते हैं, बहाने तो बहुत होते हैं पर वो असलियत बताते ही नहीं है, क्योंकि वो क्लास से भी नदारत रहते हैं, टाइम पे क्लास नहीं करते, टाइम पे ट्यूशन्स नहीं जाते हैं, टाइम पे पढ़ाई नहीं करते हैं, और फिर होमवर्क नहीं कंप्लीट करना, नोट्स नहीं बनाना, रिवीजन नहीं करना, और फिर बस एक ही लाइन होता है कि हमने तो सब कुछ किया था, पता नहीं कैसे फेल हो गए। तो आप लोग भी नियमित रहे अपने पढ़ाई के लिए, रेगुलर नोट्स वगैरह, रेगुलर क्लासेस वगैरह करते रहिए, ताकि आपका भी रिजल्ट बेहतर है। आपको यह भी समझना होगा कि भविष्य में यह व्यवहार आपके व्यवसाय के अवसरों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि आपको अभी टाइम है कि आप अभी सुधर सकते हैं, नहीं तो भविष्य में आपकी ये आदत रहेगी तो भविष्य में आप जहाँ भी जाएंगे नौकरी पे, चाहे अपने बिजनेस पे, वहाँ भी आप ये हाल करेंगे तो आपका भविष्य खतरे में है। अगला टॉपिक है अशिष्ट और अभद्र व्यवहार। अशिष्ट और अभद्र व्यवहार कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। आपको साथ कोई मिसबिहेव करे तो आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो चलिए इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है पढ़ते हैं। कभी कभी परिवार के कुछ सदस्यों का व्यवहार उग्र व अशिष्ट होता है। ऐसा व्यवहार न केवल पारिवारिक शांति को भंग कर देता है, वरन परिवार को बदनामी के कारण भी बनता है। अब किसी दफ्तर के काउंटर पर क्लर्क आपकी बातें ठीक से नहीं सुनता और अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर आपको बाद में आने को कहता है, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप अपने ऑफिस में ऐसे किसी सहकर्मी से संबंध रखेंगे जो अपना काम ठीक से नहीं करता, अशिष्ट है, महिलाओं व सहकर्मियों से अभद्र व्यवहार करता है और हमेशा उग्रता दिखाता है? किसी कर्मचारी का अशिष्ट व अभद्र व्यवहार किसी भी संगठन के लिए हानिकारक व शर्मिंदा करने वाली बात होती है। आप अगर अशिष्ट और अभद्र व्यवहार करेंगे या आप गुस्सैल में बात करेंगे, आप गुस्सैल होंगे, तो आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा। तो वर्क प्लेस पे आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपको ये व्यवहार पर बदलना होता है और इस पर आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि आप जैसे इंसान से मिलना चाहते हैं वैसे ही आपको अपनी छवि बनानी पड़ेगी। अगला है अपर्याप्त ज्ञान व कुशलता। कई लोग ऐसा दिखाते हैं कि उनके पास लोगों को प्रभावित करने के लिए वे अपने व्यवसाय के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष योग्यता व ज्ञान है। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है परंतु आप उसे चलाना नहीं जानते और फिर भी आप उसे चलाने की जिद करते हैं। तब यदि कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, कोई चीज़ आपको चलानी ना आए और आप कहे कि नहीं मुझे आता है और वह चीज़ ख़राब हो जाए तो कौन जिम्मेदार है इसका? कई लोग दावा करते हैं कि वे योग्य डॉक्टर हैं और उन बीमारियों के रोगियों का इलाज करते हैं जिनके विषय में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं। परिणाम स्वरूप वे रोगी का जीवन खतरे में डाल देते हैं। कई बार कुछ लोग बिजली का काम जानने का दावा करते हैं जबकि उन्हें बिजली व किसी अन्य मशीन के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं होती है और उनके कारण बहुत हानि होती है। अंत अपने कार्य के विषय में जानकारी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब आप सीधा सीधा बात है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अनजाने में या थोड़ा सा ज्ञान लेके चल दिया और फिर वो काम खराब होता ही है, उसका निशान आपको ही नहीं
जितनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ सबको होता है। ठीक है, किसी भी काम करने वालों को न केवल योग्य व कुशल होना चाहिए, बल्कि समय समय पर उसे अपने ज्ञान व योग्यता में वृद्धि भी करते रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत प्यारी लाइन है कि अगर आपने पढ़ लिखा है, आप योग्य है तो ठीक है, पर जैसे जैसे समय बदलता है, समय समय पर आपको अपना ज्ञान भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, और आपकी योग्यता में वृद्धि करनी पड़ती है, आपको नए नए स्किल्स सीखने पड़ते हैं। क्योंकि आपको देख रहे हो, पहले अखबार जो लोग पढ़ते थे, न्यूज़ से पढ़ते थे, फिर कंप्यूटर से पढ़ने लगे, प्रिंट मीडिया, मोबाइल से, तो हर चीज़ के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको स्किल्स सीखने पड़ेंगे। आजकल तो एआई का ज़माना आ गया है, तो हर चीज़ आपको समय के साथ साथ, आपके पढ़ाई के साथ साथ आपको ज्ञान स्किल्स भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पोषण विज्ञान, घरेलू उपकरण, दवाइयाँ व सफाई सामग्री का अपर्याप्त ज्ञान कई बार घर पर गंभीर दुर्घटना का कारण बनता है। इसके अलावा सुरक्षा व प्राथमिक उपचार की सामग्री के विषय में भी अधूरा ज्ञान कई बार खतरनाक होता है। उदाहरण के लिए, बिजली के खुले तार को छूने से आपको झटका लग सकता है, यदि आपको ऐसा करने के खतरे के विषय में मालूम ना हो। अच्छे पोषण व संतुलित आहार के विषय में जानकारी ना होने के कारण आपके परिवार के सदस्यों को रतौंधी, घेंगा आदि पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हो सकते हैं। इसी प्रकार अपने पाठ को अच्छी तरह पढ़ने में आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जैसे इन्होंने बहुत अच्छा समझा, बाद में क्या बोला कि आपके पाठ पढ़ने से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। जितनी बार आप पढ़ेंगे या क्रियाकलाप करेंगे, तो आप उसके बारे में ज़्यादा स्किल्स पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये क्रियाकलापों को करने से आपकी योग्यता विकसित होगी। अब नेक्स्ट है आपका संसाधनों का अपव्यय। पिछले पार्ट में आप पढ़ ही चुके हैं कि हमारे कई संसाधन सीमित है। कई गृहिणियाँ आवश्यकता से अधिक भोजन पकाती है, तो जो बाद में बर्बाद हो जाता है। कई बार समुचित भंडारण ना होने से खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं और उन्हें फेंकना पड़ता है। कुछ लोग अपनी थाली में ढेर सारा भोजन ले लेते हैं और पूरा खाना खा नहीं पाते, तो थाली में झूठन छोड़ देते हैं। बिना पूर्व योजना के, बिना शॉपिंग लिस्ट बनाए बार बार बाजार जाने से समय व ऊर्जा का अपव्यय होता है। और यदि आप बाजार अपने वाहन से जा रहे हैं, तो पेट्रोल का खर्चा अलग होता है। कि इसका कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए डेली डेली बाजार जा रहे हैं लिस्ट ना बना के, तो उसमें क्या होता है कि खर्चा भी बढ़ता है। जो आज का रेट है वो कल महंगा हो जाता है। बाद में आपका डबल डबल पेट्रोल का भी खर्चा या किराए का भी खर्चा लगता है। कई दफ्तरों में खाली कमरों में बिजली व पंखे चलते रहते हैं। ठीक है, चलते रहने देना एक साधारण बात है। ऑफिस के कागज का दुरुपयोग व उसे आसपास फेंका जाना तो एक आम दृश्य है। ऑफिस के फ़ोन व वाहनों का व्यक्तिगत कार्यों के लिए दुरुपयोग भी एक आम घटना है। आपको स्वयं भी कई बार देखा होगा कि पानी पीने के बाद लोग नल बंद नहीं करते। ये सब हमारे अमूल्य संसाधनों का दुरुपयोग है। फिर आपका नियम व कानूनों का उल्लंघन। आपने गौर किया होगा कि कुछ घरों में लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा मान दिया जाता है। अक्सर माता पिता किसी एक बच्चे के प्रति अधिक प्रेम प्रदर्शित करते हैं। क्या आपने भी इस परिवार की लड़की व बहू के प्रति व्यवहार में अंतर पाया? कभी कभी शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग लोगों के साथ दफ्तर व घर में भेदभाव किया जाता है। कुछ लोग परिवार व संस्कृति की अवमानना को आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं। क्या आप ऐसे कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? कई कार्यस्थलों में पर देखा जाता है कि अनुशासन, अच्छे मालिक व कर्मचारी संबंध व सद्भावना आदि बनाए रखने के लिए बनाए गए मानदंडों का उल्लंघन किया जाता है। साधारणतया यह देखा गया है कि समय से पहले पदोन्नतियां दे दी जाती हैं या प्रशासन किसी कारण कर्मचारी के प्रति पक्षतापूर्ण रवैया अपनाता है। किन्हीं कार्यस्थलों पर लोगों के साथ जाति, लिंग व शारीरिक विकलांगता के कारण भेदभाव बरता जाता है। महिलाओं को सम्मान काम के लिए पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। छोटे बच्चों को जोखिम वाले उद्योग जैसे पटाखों की फैक्ट्री या खड़िया के कारखानों में सरकारी नियमों के विरुद्ध भर्ती किया जाता है, जो सरासर गलत है। कुछ छात्र अपना कार्य स्वयं न करके दूसरों से करवाते हैं या दूसरों की नकल करके अपना कार्य पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं में नकल करना भी एक साधारण सी बात है। यह भी परीक्षा के नियमों के विरुद्ध है और नीति संगत नहीं है। नियम व कानूनों का उल्लंघन अक्सर घर व ऑफिस में गंभीर परिस्थितियां पैदा करता है। देखो, नकल करवाना फिर नकल से पास हो जाना, ये कानूनी उल्लंघन तो है ही,
पर इससे करियर भी ख़राब हो जाता है कि आप बिना पढ़े लिखे अगर आपने पेपर पास कर लिया और जब आप काम पे जाएंगे वो चीज़ आएगी नहीं, तो उसकी में भी आपको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। इसका अगला है अपने कार्य के प्रति सम्मान, नहीं असम्मान। अपने कार्य को कोई सम्मान नहीं देना, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना। क्या आप ऐसे लोगों से कभी मिले हैं जो अपने कार्य के प्रति शर्मिंदगी महसूस करते हैं और ऐसे बातें करते हैं कि ओह मैं एक तो साधारण गृहिणी हूँ, मैं कोई काम नहीं करती, या फिर मैं एक साधारण क्लर्क हूँ। आपने सोचा तो अवश्य होगा कि ये वे क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। हमारे समाज में कुछ कार्यों को सम्मानजनक व कुछ को कम सम्मानजनक, कुछ को ऊंचा व कुछ को नीचा व तुच्छ समझा जाता है। परिणाम स्वरूप कई लोग अपने काम से आनंदित होते हुए भी लोगों को अपने काम के विषय में नहीं बताते कि कई लोग उन्हें हेय दृष्टि से ना देखें। किसी गृहिणी द्वारा किए गए घरेलू कार्य के सफल संपादन को परिवार व समाज द्वारा विशेष सम्मान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार सड़क के किनारे पानी बेचने में मनुष्य के गौरव महसूस करना चाहिए तथा राहगीरों को उस हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सड़क पर प्यासों को पानी पिलाने का कार्य सम्मानजनक है। गृह विज्ञान विषय के विद्यार्थी के नाते आपको अपने पाठ्यक्रम पर आदर करना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये कह रहे हैं कि आप जो भी काम करो उसके प्रति आपको सम्मान होना चाहिए, आपके अंदर क्या गर्व महसूस होना चाहिए, या आप किसी को ऐसा काम करते हुए देखो तो आपको भी उसके लिए प्रति गर्व महसूस होना चाहिए। और गृह विज्ञान कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट का आदर करना चाहिए, क्योंकि यह विषय बहुआयामी, व्यवहारिक व व्यावसायिक है। बहुआयामी मतलब बहुत सारे आपके ऑप्शन खोल देता है। ठीक है। व्यवहारिक भी है और व्यावसायिक भी है कि आप उससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और जिस चीज़ से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जो हमारी शिक्षा में वृद्धि करता है, उसका तो हमें सम्मान करना चाहिए। आपने अपने पहले ही पार्ट में गृह विज्ञान विषय को पढ़ने का मूल्य समझ लिया होगा। अब इसका अगला है विश्वासघात। अपने परिवारों के भेदों को खोलना और लोगों के सामने परिवार के सदस्यों को बदनाम करना आदि परिवार के प्रति विश्वासघात है। संयुक्त धनराशि में से धन निकालकर अपने स्वार्थ के लिए कुछ कार्य करना भी परिवार से विश्वासघात। कि जॉइंट जो सारी जगह एक पैसे इकट्ठा होता है, वहाँ पे आप पर्सनली निकाले पैसा और किसी को बिना बताए अपने ऊपर खर्च करते, वो भी एक विश्वासघात की तरह ही होता है। हमें अपने परिवार का भेद किसी को नहीं बताना चाहिए, ये भी एक विश्वासघात होता है। दफ्तर में कुछ कर्मचारी हानिप्रद गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। उदाहरण के लिए एक रासायनिक इंजीनियरिंग कुछ पैसों के लिए अपनी कंपनी का गुप्त फार्मूला प्रतिद्वंदी कंपनी को बेच सकता है। एक भ्रष्ट यूनियन नेता हड़ताल की घोषणा करके मिल का उत्पादन रोककर मिल को भारी क्षति पहुंचाता है। रिश्वत लेकर कुछ विशेष कंपनियों को अपनी संस्था की कीमत पर मुनाफा देना आदि आजकल की काफ़ी प्रचलित घटनाएं हैं। अपने मालिक को धोखा देकर किसी अन्य के लिए काम करना आदि भी विश्वासघात के कुछ उदाहरण हैं। क्या आप विश्वासघात के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? तो विश्वासघात के इतने सारे उदाहरण हैं कि आप लिखना चाहो तो थक जाओगे। तो सीधा सा बात है कि विश्वासघात नहीं करना, कि कोई आप पे भरोसा करके, कोई कंपनी ने आपको जॉब दी, आप विश्वास करके उसमें काम करें और जब छोड़ भी दे तब भी उसका बारे में किसी को ना बताए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने भी दिन दिया था, आपको नौकरी दी थी, उन्होंने आपके खर्चे चलाए थे उन्होंने, पर आप विश्वासघात करके उस कंपनी को नुकसान तो पहुंचाएंगे ही, उससे ज़्यादा आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि जिस कंपनी को आप भेद बता रहे हैं तो उनको ये पता होता है कि इसको हम रखेंगे तो ये हमारा भेद भी किसी को बता सकता है। तो इसलिए ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। नीचे दिए गए व्यक्तियों में नीतिगत नीति है, उन्हें छाट कर अलग करें। अपने ऑफिस से रिश्तेदारों, बैंक क्लर्क, ये सब तो आप देख लीजिएगा। इसको करने की कोशिश करिए, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, नहीं तो क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में इसको मैं करवाऊँगा ही। आगे चलते हैं। ये उसके आगे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अब अगला टॉपिक है नीतियों की संहिता। पिछले भाग में वर्णित अधिकांश समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है। ऐसी सूची जिससे कुछ नियमों, मानकों और सिद्धांतों को स्पष्ट वर्णन हो जो घर और सार्वजनिक स्थानों पर हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करें, नीतियों की संहिता कहलाती है। निम्नलिखित कार्य नीतियों की संहिता हम सभी को समझने के लिए तथा कार्य पर घर पर कड़ाई से पालन के लिए दी गई है। कि ये नीति है जिसको आप घर पे, कार्यस्थल पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, कार्य और घर पर नियमित और सामायिक रहे। कार्य और घर पर क्या रहे, नियमित रहे, मतलब घर पे भी पूरा ध्यान देना है आपको, कार्य पे भी पूरा ध्यान देना है। ठीक है।
स्वयं के लिए निर्धारित कार्य को पूरा करें। आपने जो अपने लिए काम लिया है उसको पूरा करें, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। सबके प्रति शिष्ट, धैर्यवान, विनम्र और आदरपूर्ण रहे। ये नहीं कि ऑफिस में ही रहना है, ये आपको घर पे भी सबके साथ प्रेम से रहना है, शिष्टता से रहना है, धैर्यवान बनना है, गुस्सा नहीं करना, विनम्र रहना है और आदरपूर्ण रहना है। स्वयं के लिए निर्दिष्ट कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान व कौशल की हासिल करें। अगर आपको कोई कार्य करना है तो उसके लिए ज्ञान और कौशल को हासिल करना है, मतलब पढ़ना है या उसके बारे में सीखना है। सीखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार रखें। ये नहीं करना कि मैं इतनी बड़े हो गया या इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं यूँ कि क्यों सुख। अपने आप को पूरी लाइफ क्या है, स्टूडेंट की तरह रखें, ताकि जो भी आपकी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो उसको आप सीख के हल करके उसको वही काम कर सकें। अपने कार्य को पूरा करने के लिए अधिक और कारगर उपायों को ढूंढें। आप अगर आपके पास कोई काम है तो उसको क्या उपाय करें कि कैसे वो जितना ज़्यादा हो सके और कितना असरदार हो। अपने संसाधनों का प्रबंधन का प्रयोग दक्षता से करें, संसाधनों को बर्बाद ना करें। मतलब आपको जो चीज़ें मिली हुई है उसको आप अच्छे से यूज़ करें, उसको बर्बाद ना करें। अपने कार्य के नियमों, नीतियों और प्रक्रमों को कड़ाई से और सम्मान रूप से पालन करें। अगर आपने कोई नियम बनाया है और कोई नीति बनाई है, उसका कड़ाई से पालन करना है, डिसिप्लिन से। कड़ाई मतलब डिसिप्लिन से, ये नहीं कि आज किया और फिर अगले दिन के लिए लापरवाह हुए। जैसे आप पढ़ना चाह रहे हैं या वजन कम करना चाह रहे हैं, जिम जाना चाह रहे हैं, पार्क जाना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, तो जो भी आप करना चाह रहे हैं, एक नई आदत डालना चाह रहे हैं, तो उसका डिसिप्लिन से नियमित रूप से उसको करना है। ये नहीं सोचा और आज किया और छोड़ दिया। ठीक है, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। अपने कर्तव्य करते समय पक्षपात और भेदभाव ना करें कि कोई भी बड़ा छोटे का, काले गोरे का, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी पक्षपात नहीं करना, सभी बराबर है, सभी को एक समान समझे, सभी प्रकार के कार्यों के प्रति आदर भाव रखें। जितने भी है, कैसे भी कार्य है, चाहे घर का छोटा से छोटा बर्तन धोने से लेके पंखा साफ करने से लेके बाहर से बाहर कोई भी काम हो, उसके लिए आदर भाव रखें, छोटा ना समझे। ऐसे अनुग्रहों को स्वीकार न करें जो आपके कार्य निष्पादन व नकारात्मक असर डालते हैं। मतलब किसी ने कुछ कहा और उसको ऐसा नहीं कि अपना काम छोड़ के उसके लिए चल, तो ऐसा अनुग्रह स्वीकार नहीं करना। अपने कार्य व संस्था के प्रति ईमानदार रहे। जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं या जिस भी संस्था में आप काम कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदार रहे। जहाँ पर आपका भ्रष्टाचार का सामना हो उसे प्रकट करें। जहाँ पे आपको लगे भ्रष्टाचार हो रहा है तो वहाँ उसका प्रकट करें, ये नहीं कि आप घूस लेके बैठ जाए। तो आइए आज हम ये शपथ लें कि प्रतिदिन हम इस नीतियों को संहिता का पालन करेंगे। आपको पूरी लाइफ इस नीतियों का पालन करें तो आप लाइफ में सक्सेस कर जाएंगे, चाहे पेपर हो, चाहे जॉब हो या घर हो। अगला टॉपिक है नैतिक मानकों का स्तर बढ़ाना। दैनिक जीवन में लोगों को नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? अच्छा, नीचे दिए गए सुझावों के पढ़िए और देखिए यदि आप इनसे सहमत हैं। क्या क्या सुझाव दे सकते हैं? तो सबसे पहला सुझाव क्या है? सार्वजनिक तौर पर प्रकट और प्रचार। अनैतिक और भ्रष्ट कर्मचारियों को उनके कार्यों के प्रति जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ठीक है, ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को पर्दाफाश होना चाहिए और उन्हें उचित सज़ा मिलनी चाहिए। उनके कुछ विशेषाधिकार और सुविधाओं को वापस लिया जाना चाहिए। उन्हें सुधरने के लिए मजबूर कर सकता है। ठीक है, अगर आप उसको जो भी उसको पावर्स मिली है वो उससे वापस ले लो ताकि वो सुधर सकता है। परिवार के सदस्यों और साथियों के समक्ष उनके गलत कारनामों का लाना उनके लिए सामाजिक शर्मिंदगी बन सकता है। यह अन्य लोगों के लिए भी चेतावनी का काम करेगा। अगला है नीति संहिता बनाना। नीतियों का स्पष्ट निर्धारण और उनका कड़ाई से पालन करना बहुत आवश्यक है। कार्यों के नीति निर्धारण से लोगों को हमारी अपेक्षाएं स्पष्ट ज्ञात होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी संगठन के ऑफिस नोटिस बोर्ड पर नीति संहिता का विवरण लिखा है तो उनके कर्मचारी उनका अनुसरण भली भांति कर सकते हैं। इस प्रकार कर्मचारी नीतिगत अवधारणाओं को अपनी दिनचर्या में लागू कर सकते हैं। ठीक है, नोटिस बोर्ड पे लिखा हो तो वो उसको अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद है स्कूल व कॉलेजों में नीति और मूल्य शिक्षा। अब तक किसी भी कर्मचारी द्वारा नैतिक शिक्षा स्वयं ही अनुभव द्वारा व एक दूसरे के मार्गदर्शन से ही सीखे जाने की अपेक्षा की जाती थी। आज के तीव्र प्रतिस्पर्धा, चुनौती भरे और बदलते वातावरण में यह अति महत्वपूर्ण हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः प्रशिक्षित व दक्ष हो, तभी हम अच्छी तरह कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रगति की अपेक्षा कर सकते हैं। अतः नैतिक मूल्यों व नीतियों की शिक्षा प्रारंभ से ही हमारे जीवन का हिस्सा बननी चाहिए।
इस प्रकार अनुशासित नागरिकों का विकास होगा और अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। प्रारंभिक आयु से ही सिखाने का अर्थ है मूल्यों को आदतों में डालना, और आप तो जानते ही हैं कि पुरानी आदतें देर से ही जाती है। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात क्या आप नीतियों व नीतियों को व्यवहारगत करने के विषय में जान लिया? क्या आप नहीं सोचते कि अपने व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवन के सुधार लाने के लिए हमें नीति संहिता का अनुसरण करना चाहिए? तो यहाँ पे आपको नैतिक मानकों का स्तर बढ़ाना चाहिए। तो ये 3 टॉपिक था जिससे आप सीख सकते हैं। इसके बाद आता है पाठ के बेस पे क्वेश्चंस। पाठगत प्रश्न 2.3, उचित शब्दों का प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपने जो भी पाठ पढ़ा है उसके आप आंसर दे सकते हैं कि अपने काम पर नियमित स्वयं को, और ये आपके बाकी क्वेश्चंस हैं। फिर अब यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आपने क्या सीखा? नीतियाँ का अर्थ था नैतिक मुद्दे, सही और गलत व्यवहार, नीतिगत समस्याएं, अपने कार्य का अनादर, अशिष्ट व अभद्र व्यवहार, अपर्याप्त ज्ञान तथा कौशल, नियम व कानूनों का अनादर, विश्वासघात, संसाधनों का दुरुपयोग, अनियमितता और समय की पाबंदी की कमी सुधारी जा सकती है कार्यनीति संहिता के पालन से। अब आता है पाठांत प्रश्न, जो आपने चैप्टर में पढ़ा सीखा उस पर बेस्ड क्वेश्चन कि स्कूलों व कॉलेजों में मूल्य व नीतियों में क्यों पढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा, आपके भाई को घर पर दूसरों की मदद न करने के बहाने बनाने की आदत है, आप उसको किस प्रकार समझाएंगे कि उसकी यह आदत गलत है। तीसरा, यदि आपके ज्ञात हो जाए कि आपकी सहकर्मी से दफ्तर को गोपनीयता सूचना को बाहर प्रकट कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे। चौथा है, एक विद्यार्थी के रूप में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए आवश्यक नीतिगत आदतों को सूची बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर समाप्त होता है। तो वीडियो पे जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग जो एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जो पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप मेरी नई नई वीडियो की अपडेट आप तक आती रहे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको चैप्टर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। पार्ट 1 मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो लो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको चैप्टर को लेके या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप लोग जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और आपको जो भी डाउट हो चैप्टर को रिगार्डिंग वीडियो में कोई भी दिक्कत आई हो, कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।